हेलो एवरीवन। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा था, मैंने 15 प्रश्न लिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से। तो उन उसी की कड़ी में आज दूसरी क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज भी। तो आइए शुरू करते हैं आज के। और ये आज प्रश्न, इसमें यूपीएससी के भी हैं कुछ प्रश्न और यूपी पीसीएस के तो हैं ही, साथ ही इसमें जो यूपी में विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उसके भी प्रश्न हैं। तो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला प्रश्न है वो है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसकी एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से बोल देते हैं थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। पा से हो जाता है प्रोटॉन और रा से हो जाता है रदरफोर्ड। और नाच से हो जाता है ना से हो जाता है न्यूट्रॉन और चा से हो जाता है चैडविक। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो रदरफोर्ड हैं, उन्होंने इसकी खोज कब की थी? तो इन्होंने जो खोज की है वो आपकी 1917 से 1920 के बीच क्या किया था, अपने गोल्ड फॉल प्रयोग में परमाणु के नाभिक में मौजूद धनात्मक कण प्रोटॉन की खोज की और इसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस से बदलकर प्रोटॉन नाम रख दिया गया। इसलिए उन्हें प्रोटॉन के खोजकर्ता माना जाता है। गोल्डस्टीन ने 1886 में बताया परमाणु में धनावेशित कण या प्रोटॉन की उपस्थिति को बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या है? तो वैक्सीन शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी है, या फिर गाय है, या गिनी पिग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो कौन सा हो जाएगा, आपका गाय हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, गाय क्यों हो जाएगा। तो जो वैक्सीन शब्द है, उस वैक्सीन शब्द का अर्थ गाय है। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द बाका से हुई है, बाका, बाका से हुई है। वैक्सीन तथा वैक्सीनेशन शब्द बोरियली वेसिन से निकला है, जिसे विकसित करने का श्रेय एडवर्ड जेनर, किसे, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी। इसी बुनियाद पर उन्होंने चिकन पॉक्स, कॉलरा, रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके विकसित किए। वास्तविक रूप से टीकाकरण का इतिहास अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर के समय से शुरू होता है। 1976 में जेनर ने पाया कि महिलाएं डेयरी उद्योग में काम करती हैं और वे काउपॉक्स से संक्रमित होती हैं, लेकिन उन्हें चेचक नहीं होता। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है कांडला और तीसरा ऑप्शन है आपका मुंबई, अगला है जयपुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, कांडला, कांडला हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त क्षेत्र है। इसका मुख्य क्षेत्र उद्देश्य निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं प्रश्न। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? कोचराब आश्रम से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल से, या फिर आपकी अहमदाबाद कारागार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। तो गांधी जी की दांडी नमक मार्च को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था।
यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ तथा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। साबरमती आश्रम और दांडी के बीच की दूरी को गांधी जी ने 782 अनुयायियों के साथ 24 दिनों में पूरी की थी। कितने दिनों में? 24 दिनों में। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं प्रश्न। निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ, जो निर्गुण भक्ति है उसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या है? पहला ऑप्शन है आपका शिव स्वरूप की उपासना, वैष्णव स्वरूप की उपासना, अवतार की उपासना, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। निर्गुण भक्ति का अर्थ ईश्वर के निराकार रूप की उपासना है। निर्गुण भक्ति ईश्वर की पूजा के अमूर्त रूप को संदर्भित करती है। भक्ति की इस शाखा के अनुयायी का मानना था कि ईश्वर निराकार और दिव्य। कबीर और गुरु नानक प्रसिद्ध निर्गुण संत थे। वे मूर्ति पूजा और अन्य अवैज्ञानिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप तथा अवतार की पूजा करी जाती है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2 सदस्य, 3 सदस्य, 7 सदस्य, 10 सदस्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 7 सदस्य। किसी श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। श्रमिकों के हितों के रक्षार्थ बनाया गया श्रमिकों का संगठन श्रमिक संघ कहलाता है। श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि को संघ के पास कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है, जो उद्योग में लगे हुए नियोजित कर्मचारी हों, मतलब कोई बाहर का ना हो, उसी में लगा हुआ हो। अगला है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन आपका है दलाई लामा, दूसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, रविशंकर और जगदीश वासुदेव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दलाई लामा। तो द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा। इस पुस्तक में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने मानवीय प्रसन्नता के लिए मानसिक रूप से प्रभावी जीवन के लिए संदेश तथा विचार दिए हैं। पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित, किसके द्वारा? रेणुका सिंह, ये भी आ सकता है कि संपादित किसके द्वारा? तो रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। कौन सा? पेंगुइन रैंडम द्वारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है आपको। तो जमीनी स्तर पर किस सिंचाई में निवेशकों को समन्वित, पहला ऑप्शन है जमीनी स्तर पर सिंचाई, किस नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। जमीनी स्तर पर सिंचाई के निवेशों, यहाँ पे निवेशों को समन्वित करना। अगला आपका ऑप्शन है सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। अगला है आपका खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार। और जो लास्ट है वो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये सभी ऑप्शन ठीक हैं बिल्कुल, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY का मुख्य उद्देश्य कृषि स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, उचित सिंचाई और अन्य जल बचत को अपनाना,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा 22 दिसंबर 2020 को की गई थी। इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। अगला आपका है प्रश्न, नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? क्या आशय है तो यहाँ बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत बड़े हैं, तो ऑप्शन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये देख लीजिए, पहला ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित कर दिया गया है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगला जो वो है प्रश्न वो देख लेते हैं हम। अगला पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग, अगला यूनियनिस्ट पार्टी, अगला अहरार पार्टी, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रचार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? मुस्लिम लीग। तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत की थी। विभिन्न प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव के बाद गठित कांग्रेस मंत्रियों ने अत्याचारों में के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रॉ। ये रॉ ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में गलत लिखा है। रॉ की स्थापना कब हुई? रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये हो जाएगी। तो इसकी स्थापना आपको बताना है कब हुई। तो यहाँ पे कब हुई ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा है? 1968, 1966, 1967, 1965। तो ये कब हुई? ये आपकी हुई 1968 में हुई। 19 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 21 सितंबर 1968 को ही। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1968 तक खुफिया ब्यूरो भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशनों की जिम्मेदारी के लिए था, लेकिन जब 1962 और 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसी नाकाम हो गई, उसके बाद सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए 1968 में अलग से रॉ नाम की खुफिया एजेंसी बनाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो जो लखनऊ समझौता हुआ वो कब हुआ ये बताना है। ये आप सभी जानते हैं आई थिंक। पहला ऑप्शन है 1919, 1925, अगला है आपका 1916 और 1905। और ये प्रश्न आपका किस में आया था? ये प्रश्न आपका अभी जो यूपी टेट हुआ था उसमें भी आया था, लेकिन उसमें थोड़ा घूमा हुआ था। उसमें ये पूछा था कि ये समझौता किस किस के मध्य हुआ था। तो ये पहला ये बता देता हूँ कब हुआ था। ये 1916 में हुआ था। तो और किस किस के मध्य हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यही प्रश्न आया था। ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया, इसमें नरम दल और गरम दल का समझौता बता दिया, जो कि एकदम गलत है। और ये हुआ कब था? जो 9 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में हुआ। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार।
ये भी पूछ सकता है कि 1916 का जो अधिवेशन था वो उसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये है अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ समझौता में एनी बेसेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है यहाँ पे, वो बताना है आपको। तो कौन सा होता है मानव शरीर में, तो पहला है आपका कार्बन, अगला है आपका ऑक्सीजन, अगला है नाइट्रोजन और लास्ट है सल्फर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% के बराबर होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में चार हमारे तत्वों में वजन का सबसे बड़ा प्रतिशत है। वो कौन कौन से चार तत्व, एक तो आपका है ऑक्सीजन जो मैंने बता दिया, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद है कार्बन, अगला क्या है नाइट्रोजन, ये सब हैं। और जो अन्य तत्व हैं बहुत कम मात्रा में, वो कौन से हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब हैं। आगे चलते हैं। और ये सारे ही प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो सीरियसली लेना है, कोई भी प्रश्न फालतू का नहीं है, सारे ही रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बहुत अच्छे ही प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन अभी रिपीट हुए हैं जल्द ही यूपी टेट में। तो ये दोनों ही प्रश्न, एक इससे पहले जो मैंने कराया था वो और ये। तो फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अगला सिक्किम और लास्ट उत्तराखंड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 15 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।